हेलो फ्रेंड। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहारों की। हमने जो पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़ाई की है, जहाँ तक गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ा है, उससे आगे के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गुर्जर प्रतिहार। और इसमें हमने दो प्रकार के स्रोत जो हमें जानकारी प्राप्त कराते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं मोहनोद नैणसी। मोहनोद नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 शाखाएं बताई हैं। ठीक है। अब ये 26 शाखाओं में से जो इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे वो कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 पर आता है मंदौर के प्रतिहार। नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं जालौर के प्रतिहार। नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं राजौरगढ़ अलवर के प्रतिहार। और अंत में हमें पढ़ना है उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार। और इनमें सबसे ज़्यादा फेमस यही रहे हैं, सबसे अधिक प्रसिद्ध। कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार। तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी। यदि किसी ने ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार ये ले लें, उसके बाद हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कौन से प्रतिहार पढ़ेंगे? मंदौर के प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों में हमारा पहला ही है मंदौर के प्रतिहार। यदि मंदौर के प्रतिहारों की बात करें तो इनके लिए जो सबसे पहले इनकी स्थापना की वो की हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र जो था वो एक ब्राह्मण था। ठीक है। तो इसने सर्वप्रथम 622 ईस्वी में मंदौर, जो उस समय का क्या कहलाता था, मांडव्यपुर, मंदौर को जीत लिया। और मंदौर को जीतकर यहाँ इसने एक परकोटा बनवा दिया और यहाँ अपना शासन स्थापित कर दिया। और इसके बाद इसने चावड़ा वंश से संघर्ष किया और इस संघर्ष में इसके 2 पुत्र मारे गए। तो हरिश्चंद्र जो था उसने मंदौर के प्रतिहारों की स्थापना की। तो यदि हम बात करें मंदौर के प्रतिहारों का संस्थापक कौन है तो वो है हरिश्चंद्र ब्राह्मण। यदि हम बात करें इसके पुत्रों की तो इसकी 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी इसकी? 2 रानियां थी। एक थी क्षत्रिय रानी पद्दा और दूसरी थी ब्राह्मण रानी।
क्षत्रिय रानी बद्दा से इसको 4 पुत्र हुए। पहला जो पुत्र हुआ वो था भोगभट्ट। ठीक है। दूसरा जो पुत्र हुआ वो हुआ कक्क। तीसरा जो पुत्र हुआ वो हुआ रज्जिल। और चौथा जो पुत्र हुआ वो था दह। ठीक है। इस प्रकार इसके 4 पुत्र हुए। जब चावड़ा वंश से संघर्ष हुआ तो इसके ये दोनों पुत्र मर गए। और हरिश्चंद्र के बाद सीधा राजा कौन बना? रज्जिल। ब्राह्मण रानी के जो पुत्र थे वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। ब्राह्मण रानी का नाम हमें कहीं भी किसी भी अभिलेख में या साहित्य में उल्लेखित नहीं मिलता है। केवल क्षत्रिय रानी बद्दा का ही उल्लेख मिलता है। इसके नाम का कोई उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। ये हमारा हरिश्चंद्र है। तो अब इसके नोट्स बनाते हैं। मंडोर के प्रतिहार। एक बार आप ये डायग्राम बनाए पहले। राजा हरिश्चंद्र, और इसकी 2 रानियां हैं। क्षत्रिय रानी बद्दा और ब्राह्मण रानी। क्षत्रिय रानी बद्दा से इसको 4 पुत्र हुए। भोगभट्ट सबसे ज्येष्ठ पुत्र, उसके बाद कक्क और तीसरे नंबर पर रज्जिल, उसके बाद दह। और ब्राह्मण रानी के 2 पुत्र थे, ये क्या कहलाए? ब्राह्मण प्रतिहार। ठीक है। तो एक बार आप पहले ये नोट डाउन करें। ओके। यदि हम बात करें इसकी उपाधियों की तो इसकी 2 उपाधियां थी। एक थी विप्र राजन्य और दूसरी है रोहिलादी। इसकी ये 2 उपाधियां मिलती हैं। ठीक है। आप इन उपाधियों को भी नोट डाउन कर लें। तो अब हम बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र ने 622 ईस्वी में मंडोर, मांडव्यपुर, को जीतकर यहाँ परकोटा बनवाया। परकोटा बनवाया और प्रतिहार राजवंश की स्थापना की। ठीक है। अब यदि हम आगे जब हम बात करते हैं
इनके ही बगल में या इनके पास में एक राजवंश था भड़ोच। और हम जानते हैं कि जब कोई नई डायनेस्टी जन्म लेती है तो जो अड़ोस पड़ोस की जो डायनेस्टियाँ हैं वो नहीं चाहती हैं कि ये डायनेस्टी आगे बढ़े, इसीलिए वो उस पर अटैक करती हैं, उसको छीनने का प्रयास करती है, उसको दबाने का प्रयास करती हैं। तो इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने जब प्रतिहार डायनेस्टी का स्थापना की तो हरिश्चंद्र को चावड़ा वंश जो था, ये चावड़ा वंश नहीं चाहता था कि हरिश्चंद्र आगे बढ़े, इसीलिए भड़ोच और जो मेड़ता थी, मेड़ता, इन दोनों स्थानों पर राजा हरिश्चंद्र ने आक्रमण किया। और ये दोनों ही स्थान किसके अधीन थे? चावड़ा वंश। राजा हरिश्चंद्र ने इन दोनों पर आक्रमण किया और इन दोनों को अंत में विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन इस युद्ध में वह और उसके दोनों पुत्र इस युद्ध में मारे गए। भड़ोच को जीत तो लिया, लेकिन इस युद्ध के दौरान वो तीनों की तीनों समाप्त हो गए, या हो सकता है कि वो दोनों पुत्र जो थे वो समाप्त हो गए थे। कंफर्मेशन तो ये है कि ये दोनों पुत्र जो थे इसके भोगवट और कक, वो इसी संघर्ष के दौरान समाप्त हो गए। ठीक है, तो हम बात करते हैं भड़ोच और मेड़ता की। हरिश्चंद्र ने चावड़ा वंश से मेड़ता, और मेड़ता का प्राचीन नाम क्या था? मेड़ंतकपुर। और भड़ोच, भड़ोच का प्राचीन नाम था भृगुकच्छ। को छीन लिया। ठीक है, अब इसको छीन तो लिया इन्होंने, लेकिन इस संघर्ष में जो इसके दो पुत्र थे और ये दोनों पुत्र इस संघर्ष में मारे गए। ठीक है, आगे हम बात करें तो चावड़ा वंश जो था इसकी राजधानी क्या थी? हमने पीछे ही पढ़ा है, वेनसांग बताता है कि चावड़ा वंश की राजधानी थी भीरमाल। तो हम ये भी यही नोट कर लेते हैं, चावड़ा वंश की राजधानी भीरमाल थी। ठीक है, चावड़ा वंश की राजधानी भीरमाल थी। ओके, अब यहाँ से आगे बात करें तो हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद रज्जल शासक बना। ठीक है, तो शासक कौन बनेगा? रज्जल बनेगा। तो मंडोर का जो नया शासक था वो कौन था? रज्जल। ठीक है, आगे हम बात करें उससे पहले हम थोड़ी सी कुछ चीजें जान ले। जैसे के.एम. मुंशी जो है वो कहता है कि छोटा भाई होने के कारण जो दह है, दह को रज्जल ने भड़ोच का शासक बना दिया, शासक बना दिया। ठीक है, के.एम. मुंशी कहते हैं कि इसने नंदीपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, के.एम. मुंशी के अनुसार
दहा ने नंदीपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, तो आगे हम बात करें उससे पहले हम एक बार इसको देख लें कि राजा हरिश्चंद्र जो था उसने मंडोर की प्रतिहारों की स्थापना की। 622 ईस्वी में उसने मांडव्यपुर को जीत लिया और जीत करके यहाँ एक परकोटा बनवाया और प्रतिहार वंश की स्थापना की। उसके बाद हरिश्चंद्र ने चावड़ा वंश से संघर्ष किया और इस संघर्ष में उसने मेड़ता और बड़ौच इन दोनों को छीन लिया, लेकिन इसी संघर्ष में इसके दोनों पुत्र मारे गए। चावड़ा वंश की जो राजधानी थी वो थी भीनमाल। हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद रज्जिल शासक बना। राजा हरिश्चंद्र के बाद उसका पुत्र मंडोर का नया शासक बना रज्जिल, और रज्जिल ने अपने जीवन काल में मेड़ता को अपने पास रखा और दह को बड़ौच का शासक बना दिया। के.एम. मुंशी कहते हैं कि दह ने नंदीपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब इसमें आगे जब हम बात करते हैं तो हमने देखा सबसे पहले राजा कौन बना, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, इसने क्या किया, 622 ईस्वी में मंडोर में स्थापना की। इसके बाद शासक कौन बना है, तो वो बना है रज्जिल, और रज्जिल के बाद कौन बना है, तो बना है नरभट्ट। नरभट्ट इसको बोलते हैं पेला पेली, पेला पेली। और ये क्या है, ये इसकी पेला पेली, पेला पेली, पेला पेली जो है ये क्या है, ये इसकी उपाधि है। और इसके बाद बना है नागभट्ट। नागभट्ट या इसे कहते हैं नाहड़। ठीक है, ये राजा। अब रज्जिल के बाद नरभट्ट पेला पेली बना शासक, उसके बाद नागभट्ट या नाहड़ बनता है। ठीक है, अब नागभट्ट या नाहड़ जो है ये क्या करता है, ये राजधानी को मंडोर से कहाँ ले गया, मेड़ता। क्या है, राजधानी को मेड़ता ले गया। ठीक है, पेला पेली ये इसकी क्या है, उपाधि है। अच्छा, ये उपाधि हमें पता कहाँ चलता है, कहाँ मिल रही है, ये उपाधि मिल रही है बाउक अभिलेख में, बाउक के अभिलेख। बाउक का जो मंडोर अभिलेख है उसमें हमें यह उपाधि मिलती है। ठीक है, और रज्जिल के बाद नरभट्ट जो था ये अपनी वीरता के लिए बड़ा फेमस हो। ठीक है, तो आप एक बार इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हम इन शासकों में ज़्यादा कुछ पढ़ते हैं नहीं, तो हमने सीधा ही एक डायग्राम बना लिया कि जो जो काम इनके शासन काल में हुए उनके लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बात करें तो हमें थोड़ा सा काम है नागभट्ट से। ये नागभट्ट का जरूर ध्यान रखना है कि हम नागभट्ट फर्स्ट और नागभट्ट सेकंड, प्रथम और द्वितीय जो पढ़ेंगे वो कन्नौज में भी पढ़ेंगे, उज्जैन या कन्नौज के प्रतिहार।
वह भी पढ़ेंगे। ये नागभट्ट है मंडोर का। मंडोर का नागभट्ट जो था वही अपनी राजधानी को मेड़ता ले गया। ठीक है, इसमें कोई नागभट्ट प्रथम सेकंड कुछ नहीं है। ये सिंपल सी आपको याद रखना है कि मंडोर का जो नागभट्ट था ये अपनी राजधानी को कहाँ ले गया था? मेड़ता। नागभट्ट या नाहर इसकी रानी है। रानी का नाम है रानी जजनिका देवी। क्या नाम है? रानी जजनिका देवी। और इनसे इनके दो पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? दो पुत्र हुए। पहला है तात, दूसरा है भोज। भोज, तात और भोज, ये दो इनके पुत्र हुए। तात जो था वो नागभट्ट के बाद शासक बना। ठीक है, पिता के बाद शासक बना। ठीक है, एक तो इसने ये काम किया, दूसरा शासक तो बन गया। उसके बाद इसने क्या है कि इसने संन्यास लेकर मंडोर के आश्रम में शेष जीवन बिताया। कि इसने संन्यास लेकर मंडोर के आश्रम में शेष जीवन व्यतीत किया, बिताया। ओके, दूसरा है भोज। भोज क्या था? भोज जो था अपने बड़े भाई के शासन लेने के बाद क्या बना? ये शासक बना। ठीक है, बड़े भाई के संन्यास लेने के बाद शासक होना। ठीक है, इसके कितने पुत्र थे? तो इसके पुत्र थे दो। कितने पुत्र हुए? दो, यशोवर्धन और चंदोक। दो पुत्र हुए। कौन कौन से? यशोवर्धन और चंदोक। ठीक है, वैसे ये इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा आपसे, पर फिर भी हम इनको नोट तो कर ही लेते हैं। आप एक बार ये डायग्राम नोट करें। ओके, आगे हम बात करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम ये अध्ययन किस में से कर रहे हैं, तो आपको वो बुक भी बता देते हैं कि हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं ये प्रतिहारों का मूल इतिहास देवी सिंह मडावा की बुक से कर रहे हैं। कौन सी बुक से? प्रतिहारों का मूल इतिहास। और ये बुक किसकी है? देवी सिंह मडावा की। तो हम देवी सिंह मडावा की जो बुक है प्रतिहारों का मूल इतिहास, उसमें से आपको ये अध्ययन करा रहे हैं। आगे हम बात करें तो हमें पढ़ना है नया शासक, उसका नाम है सीलुक। इसके बाद शासक कौन बना? तो शासक बना सीलुक। सीलुक जो था इसने बाउक मंडोर लेख से इसके बारे में पता लगता है कि इसने क्या किया। बाउक मंडोर लेख से क्या पता लगता है
पाउक के मंडोर लेख से पता लगता है सीलोक ने मांड या बल्ल देश जो था इसको जीत लिया। किसको जीत लिया? मांड या बल्ल देश, इसको जीत लिया। अब जब जीत लिया तो जीत के लिए इसने स्मृति में कुछ चीजें बनवाई। और इसने क्या क्या बनवाया तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें यहाँ से जानने को मिलती हैं। जैसे एक, हमें इसने महामंदिर का निर्माण करवाया। महामंदिर, कौन सा महामंदिर? जिसको अपन बोलते हैं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो इसने बनवाया सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये बनवाया कहाँ है? तो आपको याद रखें मंडोर में बनवाया है। कहाँ बनवाया है? मंडोर में इसका निर्माण करवाया है। इसके बाद जिसके आज वर्तमान में हम क्या नाम देते हैं इस मंदिर को? महामंदिर। ठीक है, इसके बाद इसने त्रेता तीर्थ बनवाया। त्रेता तीर्थ बनवाया, इसने नगर बनवाए। ठीक है, इसके अलावा इसने बावड़ियों का निर्माण करवाया। क्या बनवाई? बावड़ी। तो इसने इन सब का निर्माण करवाया। ये सब निर्माण किस खुशी में करवाए? किसने? मांड या बल्ल देश को जीत लिया। अच्छा, मांड या बल्ल देश जो था इसका राजा कौन था? तो ये इसका राजा था देवराज भाटी। कौन था? देवराज भाटी। तो इसने देवराज भाटी को हरा करके और अपने विजय के उपलक्ष्य में ये चीजें का निर्माण करवाया। अगर हम बात करें सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की, तो ये वर्तमान में नाथ संप्रदाय जो है, किसका? नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक बार हम इसको रफ करके इन सभी चीजों को लिख लेते हैं। ठीक है, सीलोक। ठीक है, पाउक के मंडोर लेक से पता लगता है कि इसने मांड या वल्ल देश के देवराज भाटी को पराजित किया तथा इसकी स्मृति में बावड़ी, त्रेता तीर्थ, नगर और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अब आप एक छोटा सा नोट डाल के एक चीज और लिख लें। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर
राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है, तो आप एक बार ये नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा सीलुक। सीलुक के बाद राजा बनता है झोट। झोट के बारे में बताया जाता है कि इसने गंगा नदी के किनारे मुक्ति पाई। ठीक है, इसने क्या किया? इसने गंगा नदी के किनारे मुक्ति पाई। झोट के बाद शासक बनता है बिलादित्य। ठीक है, बिलादित्य के बारे में हमें कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिलती है। बिलादित्य के बाद राजा बना कक। कौन बनता है? कक। अब हम कक के बारे में अध्ययन करेंगे। कक जो था, इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये उज्जैन के वत्सराज का सामंत था। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये अधीन हो गए किनके? उज्जैन व कन्नौज के प्रतिहारों के अधीन हो गए। मंडोर के जो प्रतिहार हैं, तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि उज्जैन के जो प्रतिहार हैं उनके काफ़ी सामंत आएंगे, हम पढ़ेंगे, जिनमें हमें काफ़ी ऐसे शासकों के बारे में पढ़ेंगे जो उनके सामंत रहे थे। चौहान राजवंश पढ़ेंगे हम, तो उस चौहान राजवंश के काफ़ी शासक उज्जैन और कन्नौज के शासकों के सामंत रहते हैं। ठीक है, तो काक्य के बारे में हमने एक जानकारी तो ये पढ़ ली। दूसरा हमें एक डायग्राम बनाना है कि काक्य के दो पुत्र थे। काक्य के यही वो डायग्राम बना लेते हैं। काक्य के पुत्र कितने थे? दो। बड़ा पुत्र जो था वो कौन था? बाहुक। ठीक है, और छोटा पुत्र कौन था? काकुस्थ। और इस काकुस्थ का नाम क्या है? कक्कुक। ने पढ़ा है कक्कुक का टियाला अभिलेख। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ें और यहीं पर नोट डाउन कर लेनी है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट बनाएं। ठीक है, और कक के जो भी और इनमें से जो भी सामंत वगैरह की जो जानकारी है वो हम वही शासकों में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसने कौन कौन से अभियानों में भाग लिया। आगे हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले बाहुक की। बाहुक ने क्या करवाया? बाहुक ने मंदौर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, विष्णु मंदिर बनवाया, और इसने यहाँ से इसकी जो प्रशस्ति है वो कितनी? 837
ये ईस्वी की क्या मिलती है हमें यहाँ से, प्रशस्ति मिलती है। ओके, तो ये चीज़ें हैं बाउक की। और बाउक के बाद हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कपकुस्ट। ठीक है, तो इसने जो प्रशस्ति लगवाई वो कहाँ कब लगवाई, 837 में। और एक चीज़ और कि वर्तमान में इसे जोधपुर के परकोट से प्राप्त किया गया। तो जो ये प्रशस्ति थी इसे प्राप्त कहाँ से किया गया, तो ये प्राप्त हुई हमें जोधपुर के परकोटे से। ओके, प्राप्त कहाँ से हुई है, जोधपुर के परकोटे से। तो बाउक के बारे में हम लिखते हैं। इसने मंदौर में विष्णु मंदिर बनवाया। आठ सौ 37 ईस्वी में प्रशस्ति लगवाई। वर्तमान में यह जोधपुर के परकोटे से प्राप्त हुई। ओके, बाउक के बाद राजा बढ़ता है कपकुस्त। दूसरा नाम है इसका कपकोक। ठीक, तो इसकी जो मुख्य जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है, घटियाला अभिलेख। इसको बोलते हैं रोहिंस कूप, रोहिंस कूप में। तो इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, घटियाला अभिलेख या रोहिंस कूप अभिलेख। ठीक है, इससे हमें इसके 2 विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। ठीक है, कितने, 2 विजय अभियानों। तो इनसे हमें 2 विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें इसी अभिलेख से पता लगता है कि इस यानी अब घटियाला रोहिंस कूप में जो उल्लेख है इसका, इसे पता लगता है कि इसने घटियाला में बाजार लगवाया। घटियाला में क्या लगवाया, बाजार लगवाया। बाजार लगवाने से इसका क्या काम सिद्ध हुआ, बाजार लगवा कर इसने क्या किया, तो बाजारों को लगवाकर इसने घटियाला में जो महाजन से श्रेष्ठ जो थे उनको बसाया, महाजनों को बसाया। ठीक है, घटियाला में। इसके बाद इसने घटियाला में और मंदौर में स्तंभ लगवाए। घटियाला और मंदौर में स्तंभ लगवाए। ये कपकोक जो था ये खुद एक कवि था। कौन था ये, एक कवि भी था। ठीक है, और इसके बारे में हमें बस इतना ही वर्णन मिलता है। इससे आगे मंदौर की प्रतिहारों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन एक लास्ट की जो कहावत है, लास्ट का जो फैक्ट है वो ये है कि 1395 ईस्वी में 1395 ईस्वी में जो इंदा परिहार था,
इन द परियार इन द परियारों ने या इन द प्रतिहारों ने रावचूड़ा से अपनी पुत्री का विवाह करवाया और विवाह के साथ दहेज में राज्य दे दिया। ठीक है, कि रावचुंडा से अपनी पुत्री का विवाह करवाया और ये दहेज में दे दिया। तो रीजन ये रहा था कि जो मंडोर के जो प्रतिहार थे, यहाँ तक इनकी स्थिति जो थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। पड़ोसी जो आक्रमण बार बार हो रहे थे, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने रावचुंडा से शादी की अपनी पुत्री की और उसको दहेज में दे दिया। ठीक है, अब हम काकुस्थ के बारे में लिख लेते हैं और इसके साथ ही हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। काकुस्थ या काकुस्थ, इसकी जानकारी घटियाला या रोहिंस को लेख से मिलती है। यहाँ कुल 6 अभिलेख मिले हैं। कितने मिले हैं? 6 अभिलेख। कुल कितने अभिलेख मिले हैं? 6 अभिलेख मिले हैं घटियाला से, जिनमें से 2 अभिलेख किसके हैं? कपकुप के। यहाँ से 6 अभिलेख मिले हैं, जिनमें से 2 अभिलेख कपकुप के हैं। इनमें इसकी 2 विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इसने घटियाला में बाजार लगवाकर महाजनों को बसाया। बाजार लगवाकर महाजनों को बसाया। घटियाला और मंडोर में स्तंभ लगवाए। ठीक है, और ये है कवि भी था। कौन था? कवि। ये कवि भी था। और अंतिम बात, 1395 ईस्वी में इन द परियारों ने
रावचुंदा को यह राज्य दहेज में दे दिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने पढ़े मंडोर के प्रतिहार, और ये प्रतिहार हमारे शुरू से अंत तक की कहानी पूरी इनकी हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। अगली क्लास हमारी होगी उज्जैन व कन्नौज के प्रतिहारों को लेकर के, जो सबसे बड़े हैं और सबसे विशाल हैं। पहले हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमें इनके आने वाले जो सामंत हैं, जैसे राजौड़गढ़ के प्रतिहार, वो भी इनके सामंत रहेंगे, तो उनकी जानकारी हमें प्राप्त हो सके, और फिर हम आगे एक एक करके राजौड़गढ़ के प्रतिहार और जालौर के प्रतिहारों की भी बात करेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।